नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। 5 की बात में आज बात करेंगे बिहार के सियासी हलचल की, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे से जुड़ी बातें। बिहार के सिवान की धरती से पीएम मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन है। सिवान और सासाराम में स्वेज नेटवर्क और आरा और सिवान में जल आपूर्ति परियोजनाएं और पीएम आवास योजना के तहत 53,666 बेघर लोगों को पहली किश्त मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के अलग अलग शहरों में 5900 करोड़ रुपए की लागत के तहत नमामि गंगे परियोजना से जुड़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति के विभिन्न प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। कुल 28 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं का मकसद बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर आरजेडी पर हमला बोला। हाल ही में बाबा साहब को लेकर गर्म हुई सियासत पर भी उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा। सुनिए प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कहा है। बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। तो बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए मिशन बिहार इस वक्त तेज दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने पीएम के दौरे से पहले आज 5 सवाल पूछ डाले। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए लिखा, बिहार आने से पहले अपने पुराने भाषण देखें। क्या पीएम पिछले शिलान्यास उद्घाटन फिर दोहराएंगे? तीसरा सवाल, बिहार में 20, केंद्र में 11 साल से आपकी सरकार, फिर गरीबी क्यों? चौथा, सारण के विकास में लालू जी का योगदान बताएंगे। एनडीए के दौरान हुए अपराध के बारे में बताएंगे। नीतीश कुमार की अचेत अवस्था के बारे में बोलेंगे। क्या एनडीए नेशनल दामाद आयोग में मनोनीत गठबंधन के जमाइयों को सम्मानित करेंगे? आठवां, बिहार की ध्वस्त विधि व्यवस्था की निंदा करेंगे। 9वां, क्या आप एनडीए सरकार में हुए 100 से ज्यादा घोटालों को गिनाएंगे? और 10वां, क्या आप गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर बोलेंगे? कर्मचारियों को भीड़ जुटाने के लिए क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को ट्रंप के सीजफायर के आदेश पर क्यों रोका गया? तो ये तीखे हमले किए हैं तेजस्वी यादव ने। पीएम मोदी की रैली के बाद तेजस्वी यादव ने भी उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री जी आज सिवान आए थे, उनके भाषण में कोई कंटेंट नहीं था। घिसा पिटा बात बोल करके गए हैं। प्रधानमंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं कि इतना बार आप आए हैं, आपने बिहार को क्या दिया? आज जहां आप पहुंचे थे सिवान, उस छपरा प्रमंडल में आपने बिहार को क्या दिया? चाहे सारण जिला हो, सिवान जिला हो, गोपालगंज जिला हो, आपने क्या दिया? कुछ नहीं। वहीं आरजेडी में भी बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। लालू यादव की जगह जगदानंद सिंह को आरजेडी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लालू यादव जल्द ही उन्हें पार्टी की कमान सौंप सकते हैं। कौन है जगदानंद सिंह, आपको पहले ये बताते हैं। लालू के बेहद करीबी और आरजेडी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने लालू यादव के साथ काम किया हुआ है। जगदानंद सिंह राजपूत समाज से आते हैं। वो 2 बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिहार से 6 बार विधायक रहे हैं।
एक बार सांसद भी चुने गए हैं। कई विभागों में वो मंत्री रहे हैं। जगदानंद सिंह के आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को जातीय समीकरण साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसके जरिए लालू यादव राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहार समाज को यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि वो उनके लिए भी जगह और सम्मान बनाए रखेंगे। वहीं मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कुल मिलाकर आरजेडी में एक तरह से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लालू यादव ने कल एक और बड़ा ऐलान किया। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सीएम चेहरे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में क्या लालू यादव का तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाना किसी तकरार को बढ़ावा दे सकता है, ये देखना जरूर होगा। पहले सुनते हैं लालू यादव ने इस पर क्या कहा है। तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के जो मुख्यमंत्री के रूप में बना रहा है। तो बिहार में चुनावों से पहले सियासी हलचलें तेज हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रमन राय के पास। रमन, बहुत कुछ आरजेडी के खेमे में हो रहा है, ये बताइए। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और एक तरह से जातीय समीकरण को साधने के लिए तमाम कोशिशें अब आरजेडी के अंदर हो रही हैं। जी बिल्कुल सिकता, जिस तरीके से एनडीटीवी ने एक खबर चलाई कल और आज सुबह से ये खबर चल रही है कि जगदानंद सिंह आरजेडी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं और इसको लेकर लगभग तय भी कर लिया गया। तेजस्वी यादव भी इस फैसले से अपनी सहमति दिखा चुके हैं और जल्द ही लालू यादव अपना कमान जगदानंद सिंह को सौंप सकते हैं। और इसमें सीधा मैसेज है बिहार की जनता को कि जगदानंद सिंह फॉरवर्ड कास्ट से आते हैं, बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं आरजेडी के, और जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो अगरी जाति के जितने भी जो वोटर हैं, जितने भी जो कार्यकर्ता है आरजेडी के और बिहार के, वो आरजेडी के साथ इंटैक्ट रहेंगे। जगदानंद सिंह राजपूत समाज से आते हैं, लालू यादव के साथ उन्होंने लंबा काम किया है, चाहे केंद्र में बात करें या राज्य में बात करें, 2 बार वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जगदानंद सिंह के जरिए आरजेडी अपने आप को इंटैक्ट करने की कोशिश कर रही है और तमाम जितने भी जो फॉरवर्ड कास्ट के जो वोटर है, जिसमें भूमियार है, ब्राह्मण है, राजपूत है, इन सभी जातियों के वोटर्स को अपने साथ आरजेडी लेने की तैयारी में है। जी, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री बिहार में थे, एनडीए को उनकी मौजूदगी से और ज्यादा मजबूती मिली होगी। हालांकि आरजेडी और तेजस्वी यादव उन पर निशाना आज दिन भर साधते रहे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम भी सिवान में ही मौजूद है सिकता, और कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, जो रैली है, वो समाप्त हुई है। तमाम बड़े चेहरे एनडीए के, नीतीश कुमार से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। मैसेज लाउड एंड क्लियर देना था कि एनडीए इंटैक्ट है और वो तस्वीर आज मंच से भी दिखी। लेकिन तेजस्वी यादव भी हमलावर है प्रधानमंत्री की रैली पर। उन्होंने कहा कि भीड़ जो है वो इकट्ठा करके लाई गई, करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री के इस रैली में जनता के पैसे को खर्च किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी के झंडे लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोनों तरफ से वार पलटवार बिहार में तेज है। प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी जनसभा में लालू यादव को लेकर जिस तरीके से खबरें चली कि लालू यादव ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, तो बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने भी लालू यादव पर हमला किया है कि अंबेडकर उनके दिल में बसते हैं। और लालू यादव ने जो तस्वीर वायरल की, लालू यादव के पैरों के नीचे अंबेडकर जी की तस्वीर थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव के तरफ बिहार बढ़ेगा, ये हमले दोनों तरफ से और तेज होने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस रैली में पीएम ने सीधे आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। रैली में पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर हमला हुआ है और उन्होंने कहा कि युवाओं को पता है कि जंगल राज वालों ने क्या दिया। पीएम ने यह भी कहा कि पंजे लालटेन के शिकंजे ने पलायन का बिहार को दर्द दिया है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है।
उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। बढ़ते हैं आगे अगली खबरों की तरफ। देश के कई हिस्सों में मॉनसून या प्री मॉनसून की बारिश हो रही है और इसी के साथ बद इंतजामी की तस्वीर फिर सामने आ रही है। शहर शहर एक जैसी ही तस्वीर दिख रही है। तो आइए चलते हैं देश के अलग अलग शहरों में। पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां पर आज बारिश के बाद हालात आप खुद देखिए, सड़कों पर पानी भर गया। दूसरी तस्वीर मुंबई की, जहां पर हर साल बारिश में बेहाल हो जाती हैं सड़कें, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तीसरी शिमला और चंडीगढ़ में भी बारिश हुई है। वहीं बंगाल में पश्चिम बर्धमान से तस्वीरें आई हैं, जहां जगह जगह पानी भर गया है। तो बारिश हर किसी की पोल खोल रही है। अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें। ये एमपी के शिवपुरी से आई हैं। यहाँ पर लापरवाही की वजह से इसमें सवार युवकों की जान पर बनाई। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आप देखेंगे कि कैसे नदी उफान पर है और ये ट्रैक्टर सवार इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक ये ट्रैक्टर बैलेंस खो देता है और पानी में पलट जाता है। ये घटना शिवपुरी जिले के कुंवरपुर गांव की है। यहाँ खैरिया नदी पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर में सवार युवक पानी में गिर गए। इसके बाद इन लोगों को बचाने की कवायद भी शुरू हुई। आसपास खड़े लोग युवकों की मदद के लिए नदी में उतरे। रस्सी के सहारे किसी तरह सबको बाहर निकालने में कामयाबी मिली। जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि किसी तरह का रिस्क ना लें, एडवेंचर ना करें, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे।
और अब खबर राजस्थान की, जहां पर 2-3 दिन पहले तक राजस्थान में गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। अब वहां बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। राजधानी जयपुर हो या फिर दूसरे क्षेत्र, बारिश के बाद बदइंतजामी साफ दिख रही है। मध्य प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। ये रिपोर्ट हम देखते हैं। मॉनसून की एंट्री के साथ ही राजस्थान में तेज बरसात का दौर जारी है। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। गुलाबी नगरी फिलहाल बारिश के बाद से पानी पानी हो रखी है। सड़कों पर तेज बारिश के बाद पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां किस तरह चल रही हैं। जरा सी चूक तो हादसा हो सकता है। बारिश ने तापमान में राहत दी, लेकिन सड़कों पर आफत ला दी। तस्वीरें राजस्थान के 12 जिले की है। बारिश हो रही है, जल भराव की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ बड़ा खतरा बिजली के ट्रांसफार्मर से भी है। लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा हो सकता है। इतनी परेशानी कि कभी भी कोई घटना हो सकती है, कोई बच्चा मर जाए, कोई गाय मर जाए, और 12 महीने इतना ही जल भराव यहाँ पे रहता है। और हमने कलेक्टर साहब से, विधायक साहब से, वार्ड पार्षद से, यहाँ से सभापति, सभी से हमने प्रयास कर लिए, पर अभी तक कोई स्थायी समाधान इसका आ नहीं पाया है। यहाँ पे ये पूरे तो प्लाट भरे हुए हैं, सारे प्लाट भरे हुए हैं, और जो बिजली विभाग ने जो ट्रांसफार्मर रखा है उसके चारों ओर पानी, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई जगह 12 महीने पानी भरा रहता है। बरसात जब होती है तो हालात और बदतर हो जाते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं 12 शहर के नाकौड़ा कॉलोनी के वार्ड नंबर 8 की आश्रय कॉलोनी में, जहां के बाशिंदों को साल भर ही कीचड़ से सने रोडों व पानी से भरे प्लाटों का सामना करना पड़ता है। करौली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद दुकानों और घरों में पानी घुस गया। व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। शहर के कटरा बाजार, भायलापुरा और कंबल वॉल मार्केट पूरी तरह जलमग्न हो गए। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गई। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की हैं। हल्की सी बारिश हुई तो यहाँ के पोरसा में सरकारी अस्पताल में ही पानी भर गया। वैसे लोगों का कहना है कि ये समस्या यहाँ हर साल बनती है। बारिश होती है ना, गंदा पानी जो नाले का पूरा पानी आता है, रोड ऊंची है और फिर नीचे आ जाए हमारा। इस बार समय से पहले मानसून आ गया है। कलेक्टर महोदय ने सबको बुलाकर मीटिंग में निर्देशित किया था सफाई का काम चल भी रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी ज़्यादा हो गई, इस कारण से ऐसी स्थिति बनी है। हालांकि इसका परमानेंट समाधान किया जा रहा है। आश्वासन इस बार भी दिया जा रहा है कि संकट का समाधान होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बारिश से सबसे ज्यादा दिक्कत मैदानी इलाकों में जल भराव की है, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है। यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, तस्वीरें हर जगह एक सी आ रही हैं। यूपी के कौशाम्बी में तो आसमानी बिजली गिरने से 4 लोगों के मरने की भी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में बीते साल के मुकाबले करीब 7 दिन पहले ही मानसून आ गया। वहीं मानसून की पहली ही बारिश ने प्रदेश को शुक्रवार सुबह सुबह जमकर भिगोया। धर्मशाला में तो लैंडस्लाइड होने से सड़क बंद हो गई। सुबह करीब 8 बजे से ही रास्ता बंद है। गाड़ियों को दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल समेत कई जिलों में बारिश होगी। टिहरी और देहरादून में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। ये तस्वीरें यूपी के अमेठी की हैं, जहां मौसम की पहली तेज बारिश के बाद ही जगह जगह पानी भर गया और लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जल भराव की समस्या खड़ी हो गई। वहीं यूपी के कौशाम्बी में आसमानी आफत ने 4 परिवारों पर कहर बरपा दिया। अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई।
जबकि कुछ लोग झुलस गए। आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की डेथ हो गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई और थाना सरायकेला क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगली खबर, कल शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन को लेकर एक इशारा दिया और कहा कि वही करेंगे जो महाराष्ट्र के दिल में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में ना आए, लेकिन मालिक के कुछ लोग होटल में मिल रहे हैं। वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गठबंधन ना हो, लेकिन हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो जो राज ठाकरे अपनी सियासी नैया खुद नहीं खींच पा रहे हैं, उनकी नाव में हर बड़ा नेता क्यों बैठना चाहता है। एक तरफ उद्धव इंतजार में है तो दूसरी ओर फडणवीस और शिंदे भी मिलाप की आस में हैं। मुलाकातें और बातों से ऐसा लगता है कि इससे सिर्फ राज ठाकरे को सुर्खियां मिल रही हैं, पर राज ठाकरे किस डाली बैठेंगे, एमएनएस नए तेवर में दिख रही है। उद्धव से गठबंधन के सवाल पर कहती है अभी मुद्दे बड़े हैं, युति पर चर्चा बाद में। जमलेल्या माझ्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, होणार की नाही होणार कळेल ना, जे यांच्या मनात आहे आणि राज्याच्या मनात आहे तेच मी करेन। न जाने इन मुलाकातों और बयानों से महाराष्ट्र के बड़े नेता अपनी पार्टी को मजबूत बना रहे हैं या सिर्फ राज ठाकरे को। एक भाई भाई से हाथ मिलाता है तो आपको कुछ जलन हो रही है। ये जलन आपकी नहीं है, ये जलन अमित शाह और मोदी जी का, फडणवीस की है, क्योंकि आप उनके तोते हो, प्रॉक्सी हो। उद्धव और उनके नेताओं के ताजा बयानों और एमएनएस से इन नेताओं की करीबी दर्शाती है कि 2 दशक दुश्मन की तरह रहे भाई भाई यानी कि उद्धव और राज ठाकरे अब जल्द भरत मिलाप कर लेंगे। पर वहीं देवेंद्र फडणवीस से मिलकर राज ठाकरे उद्धव की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। इनसे पहले एकनाथ शिंदे ने भी राज ठाकरे के सामने हाजिरी लगाई थी। इन मुलाकातों से एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे इतनी सुर्खियां बटोर चुके हैं कि अब ये पूछा जाने लगा है कि आखिर राज ठाकरे से गठबंधन की बेताबी सभी बड़े नेताओं में क्यों मची है, वो राज ठाकरे जो चुनावों में खुद असरदार नहीं। स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे के ताजा बयान ने जैसे एमएनएस में नई जान फूंक दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ी, पर उद्धव की आस को किनारे रखते हुए पार्टी ने कहा कि और भी बड़े मुद्दे हैं, अभी गठबंधन पर चर्चा का समय नहीं। मुळात आहे ना, भरपूर विषय आहेत राज्यामध्ये ज्याच्यावर आवाज उठवणं आवश्यक आहे, ज्याच्यावर मला असं वाटतं युतीमध्येच काही लोक अडकलेले आहेत। आम्ही युतीच्या बाहेरच्या महाराष्ट्राचा विचार करतोय। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि राज ठाकरे चुनाव नहीं जीतते, लेकिन वोट काटने और मुद्दों को हवा देने में उनसे ऊपर कोई ब्रांड नेता नहीं। इसलिए आने वाले निकाय चुनाव से पहले सबकी नजर उन पर है। उस समय लोकसभा के चुनाव में राज ठाकरे के उम्मीदवारों ने लाखों में वोट लिए, एक भी सांसद चुनकर नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हुआ भाजपा और शिवसेना का, और फायदा हुआ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का, क्योंकि उनका गठबंधन था। अब तब से लेके राज ठाकरे की तरक्की तो नहीं हुई है, प्रगति तो नहीं हुई है, वो पीछे पीछे हटते चले गए। जो दल प्रयास कर रहे हैं उनके साथ गठबंधन करने का, उसमें है स्वयं भाजपा है, महायुति है जिसमें एनसीपी अजित पवार है और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। इनको राज ठाकरे साथ में क्यों चाहिए? उनको इसीलिए चाहिए कि इनको सबसे बड़ा डर है उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे को अपने पिता की विरासत मिली है और उनको लगता है कि राज ठाकरे से नाराज वोटर अगर उद्धव ठाकरे के पास चला गया तो उनका नुकसान हो जाएगा और उनको काफ़ी वोट मिल जाएंगे। लेकिन राज ठाकरे किस डाली बैठेंगे इसकी भनक किसी को भी नहीं, उनके करीबी नेता को भी नहीं। फिलहाल राज ठाकरे सिर्फ मुलाकातों और चर्चाओं का मजा ले रहे हैं। राज ठाकरे ने 2009 में महाराष्ट्र चुनाव से अपना चुनावी डेब्यू किया था। तब पार्टी को 5.7% वोट शेयर के साथ 13 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट आती गई। 2014 के महाराष्ट्र चुनाव में 219 सीटों पर राज ठाकरे ने उम्मीदवार उतारे और केवल एक ही जीत पाए। तब पार्टी का वोट शेयर पिछले चुनाव के 5.7% से गिरकर 3.2% पर आ गया। 2019 में पार्टी 2.3% वोट शेयर के साथ केवल एक सीट ही जीत सकी थी। 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने फिर से खराब प्रदर्शन किया। 125 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। यहाँ तक कि राज ठाकरे के बेटे अमित भी चुनाव हार गए। वैसे राजनीति की रेस में टॉपर बीजेपी के साथ राज ठाकरे हालिया जुड़ाव बनाकर देख चुके हैं।
उन्हें खास फायदा इसका नहीं पहुंचा, इसलिए अब कई मुद्दों पर वो बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। वहीं महायुति में पहले के मुकाबले ढीली पड़ी शिंदे की शिवसेना भी राज ठाकरे को कोई बड़ा फायदा शायद ही पहुंचा पाए, पर दो भाई अगर साथ आ जाएं तो ठाकरे ब्रांड में जरूर नई जान आएगी, जिसकी उद्धव और राज दोनों को जरूरत है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।